हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे थे कि किसी कंडक्टर में करंट, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो होती है। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो वहाँ से हमने देखा था कि एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो होता है क्या, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं और वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? माइनस ई इंटू कैपिटल ई बाय एम। ई क्या हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको बताइए, कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे होंगे वो, एम हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए और एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई 1.6 इंटू 10⁻19 पता होना चाहिए, तब जाकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर पाएंगे। जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट, तो उसी तरह से वेलोसिटी एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है। कि एक्सेलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन पर अलग अलग टाइम पे लगता रहता है, लेकिन जब उनकी वेलोसिटी का जो एवरेज निकलता है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो जो एवरेज निकलता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट आता है। ठीक है, जो टोटल टाइम जिसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट आता है। और क्योंकि होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लग रहा है? धक्का लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर धक्का लगा रही है, उस धक्के को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और इसीलिए ये सर कर सकता हूँ, हाँ, उस धक्के को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और उसी धक्के की वजह से जो वेलोसिटी होती है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय वी डी। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। टाउ क्या होता है यहाँ पे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, सबसे एवरेज हटा दो पहले, कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम मीन्स, देखो अभी आपने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, मीन्स कोलाइड करेंगे। और जब टकराएंगे, टकरा के एक बार टकराए, फिर वापस आने की कोशिश करें, फिर किसी दूसरे से टकरा गए मान लो, तो पहला वाला कॉलिजन और दूसरा वाला कॉलिजन, ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे उनके अंदर, पर किसी दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स का पूरा हर एक पूरे जितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही है उतना अगर देख लें तो उसका एवरेज निकाल लें, तो उसको बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। क्लियर है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा आपका? माइनस ई टाउ बाय एम। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं आपके लिए सॉल्व करने में। नेक्स्ट टर्म आपको देखनी है इसमें, करंट डेंसिटी। नाम ही बता रहा है डेंसिटी, मतलब क्या कि एक यूनिट एरिया के अंदर जो कंडक्टर है आपका, उसके एक यूनिट एरिया के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी। मीन्स जे रिप्रेजेंट किया जाता है जे से, तो जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होती है उसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। यूनिट हो जाएगी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आती है कि मोबिलिटी। तो सबसे पहले मोबिलिटी होता क्या, क्या फिजिकली इसका क्या मतलब है कि मोबाइल, मोबिलिटी में दो टर्म आ रही है, मोबाइल प्लस एबिलिटी इज व्हाट? मोबिलिटी। हिंदी में आप संधि विच्छेद पढ़ते होंगे इसी टाइप से। इंग्लिश में जब इसको देखें तो मोबाइल प्लस एबिलिटी इज मोबिलिटी। मोबाइल मीन्स मूव करना, एबिलिटी पता ही क्षमता। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या क्या एबिलिटी है टू मूव, क्या क्षमता है कि मूव कर सकते हो, कितनी क्षमता है मूव कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मोबिलिटी। ये फिजिकली इसका मतलब है। डेफिनेशन के हिसाब से जाएँ तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर मैंने एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक इलेक्ट्रिक यूनिट न्यूटन पर कूलम, तो एक न्यूटन पर कूलम अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसके अंदर कितनी वेलोसिटी जनरेट कर देगा, वो होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी कितना हो जाएगा, ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉड ऑफ वी डी डिवाइडेड बाई ई। या फिर ई, देखो जब वी डी की जगह क्या लिख दोगे, ई टाउ बाय एम, यहाँ से ई टाउ बाय एम लिख दिया तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई इंटू टाउ बाय एम। यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रख देना वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट पर मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मोबिलिटी के बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है, थोड़ा सा एक रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, जो काफ़ी बार पूछा गया है सीबीएसई में। तो उसको एक नोट के फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने ए ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को आपने ले लिया स्मॉल एन, मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम वो कितना है स्मॉल एन। टोटल एल लेंथ का कंडक्टर, जो आप वायर लेके आए हो, जब अपन कभी मार्केट में वायर लेने जाओगे तो पूछेगा कितने मीटर का वायर चाहिए, तो वो कितनी लेंथ है उसकी, एल मीटर से। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है तो जितना वॉल्यूम होगा वो मल्टीप्लाइड बाय एन कर दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो वॉल्यूम कितना होगा उसका, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू एन कर दिया तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, स्मॉल ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ए इंटू एल इंटू एन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ए एल एन ई। यहाँ से करंट क्या होती है आपकी, चार्ज पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। चार्ज को रख दीजिए ए ई एल एन डिवाइडेड बाय टाइम, तो था ही सही, एल बाई टी। टोटल लेंथ एल में जितना टाइम ट्रेवल किया वो क्या हो जाएगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी।
तो यहाँ से आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मिलता है I इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी। इसका मतलब क्या, देखो अब एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर आप ले आए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स्ड, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कोई वायर अगर कॉपर का है तो उसका फिक्स्ड है, सिल्वर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है। इसी के हिसाब से तो आपकी कंडक्टिविटी होती है कि कॉपर की कंडक्टिविटी कम होती है देन दैट ऑफ सिल्वर, सिल्वर की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कॉपर की। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो कॉपर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा कम होंगे एज़ कम्पेयर टू वॉट सिल्वर। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब क्या हो गया ए एन और ये तीनों टर्म क्या हो गया आपकी कॉन्स्टेंट, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी, या एक बार आप ले आए तो उस पर डिपेंड करेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या हो सकता है उसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ये आपका होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ए एन ई बी डी, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम ओम्स लॉ में। तो ओम ने क्या देखा था कि जब किसी कंडक्टर के अंदर उसने आई करंट फ्लो कराई, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया उसके ऊपर, तो उसको पता चला कि जो करंट फ्लो हो रही ना वो सीधे सीधे पोटेंशियल पर प्रोपोर्शनल आ रही। तो उसने यहाँ से बोला इज प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर वी प्रोपोर्शनल टू आई भी हो सकता है, इसलिए वी इज इक्वल्स टू उसने बताया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटा के आई इंटू आर। आर को बोला उसने रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, कि वो कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब एक और नई चीज़ आ गई कि भाई रेजिस्टेंस क्या, ये रेजिस्टेंस क्या, तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका कि जो करंट आपकी फ्लो हो रही है उसको कितना अपोज करेगा या उसके रास्ते में कांटा। सबसे बढ़िया आप इसे ध्यान रखो, यहाँ से एक इंसान जा रहा है, उसके ये इंसान कौन है, करंट, उसके रास्ते में कांटा बन के खड़ा हुआ है कौन, रेजिस्टेंस, इसलिए इसका सिंबल भी कांटे जैसा होता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उस पर चलना आसान होता है, अब जिगजैग हो गया तो उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जितना रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना कम करंट फ्लो होगा या उतना मुश्किल होगा करंट का फ्लो होना। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस होता किस वजह से, आपको ये भी डाउट होगा कि किसी वायर है ना सर, अब कंडक्टर बोला आपने तो कि कॉपर का या फिर सिल्वर का ले लिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्यों होगा। बेटा रेजिस्टेंस इसलिए होगा कि भले ही हम कितना भी करें, हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड तो कर रहे हैं ना। और ऐसा होगा कि अगर मान लो टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है एग्जाम्पल के लिए, तो हो सकता है कि 900 या 950 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हों जो सीधे सीधे निकल जाए, लेकिन जो बाकी के 50 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, वो 50 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, टकराएंगे और वहीं पे ख़त्म हो गए, वहीं पे गिर गए, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अब। मतलब मान लो एक से टकराए, फिर वापस अपने पाथ को रिटेन कर ही रहा था, उस पाथ पे जाने ही वाला, तो फिर दूसरे से टकरा गया, फिर तीसरे से टकरा गया, ऐसे टकराया जा रहा है, वो अपने पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाता। उसकी वजह से कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी क्या, वो ड्रिफ्ट ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वजह से वेलोसिटी होगी क्या, नहीं होगी। उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं तो उसकी वजह से करंट नहीं, करंट नहीं मतलब कुछ ना कुछ करंट जितनी जानी थी आइडियली उतनी नहीं गई। किसकी वजह से नहीं गई, उन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स की वजह से, और उस कोलिजन की वजह से ही क्या जनरेट होता है उस वायर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस। यूनिट की बात करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर से आपने रिलेशन देख लिया, R इज इक्वल्स टू V अपॉन वाई। V मतलब पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पेयर, तो यूनिट होगा इसकी वोल्ट पर एम्पेयर। सर ओम के ऑनर में इसको यूनिट को ओम बोला जाता है, और सिंबल जैसा मैंने आपको शो कर रखा है उस टाइप से रेजिस्टेंस की यूनिट जो ओम होती है उसका सिंबल होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और उसके बारे में। थैंक यू सो मच।